You are watching Gyandeep channel. Light up the future with the flame of knowledge. वीडियो देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। चैनल पे आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो कक्षा 6 का अध्याय आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। इस वीडियो में संपूर्ण पाठ और उस पर आधारित प्रश्न उत्तर भी आप देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार पंचायती राज व्यवस्था के तहत काम करती है। इसका उद्देश्य स्थानीय विकास संसाधनों का प्रबंधन और स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह व्यवस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास जैसी बुनियादी सेवाओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे ग्रामीण समुदाय सशक्त बनता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे पंचायती राज संस्थाएं क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं और शासन और लोकतंत्र में पंचायती राज संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं। पंचायती राज व्यवस्था। भारत आकार में बहुत विशाल और विविधताओं वाला देश है। हमारे देश में लगभग 6 लाख गांव, 8,000 कस्बे और 4,000 से अधिक नगर हैं। हमारी जनसंख्या लगभग 1.4 अरब पार कर चुकी है, जिसका 2/3 भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। इस प्रकार की विविधता वाले समाज में हम अपना शासन किस प्रकार चलाते हैं। आइए हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव लक्ष्मणपुर का उदाहरण लेते हैं। इस गांव में 200 घर हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 700 है, जिनमें से अधिकांश किसान हैं। लोग अपनी भूमि पर कृषि करते हैं और गाय या बकरी भी पालते हैं। कुछ के संबंधी सेना में अपने सेवाएं दे रहे हैं। कुछ युवा आजीविका की खोज में नगर में चले गए हैं। इस गांव की आवश्यकताएं क्या हैं? संभवतः खेतों के लिए पानी, भारी वर्षा से खराब हुई मुख्य सड़क का रखरखाव और गांव के प्राथमिक स्कूल का रखरखाव आदि। दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली ऐसी स्थितियों पर गांव के लोग किस प्रकार निर्णय लेंगे? उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वे संसाधन कहां से जुटाएंगे? यदि किसी भूमि को लेकर विवाद है या किसी की उपज चोरी हो गई है तो क्या होगा? ऐसे अनेक प्रश्न उठ सकते हैं। क्या ऐसी समस्याओं के लिए गांव के लोग राज्य या फिर राष्ट्र की राजधानी जा सकते हैं? भारत के प्रत्येक गांव की भांति लक्ष्मणपुर के लोगों के पास भी पंचायत नामक स्थानीय शासन व्यवस्था है, जिसे एक ग्रामीण परिषद कह सकते हैं। पंचायत शासन को लोगों के समीप लाती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी संभव बनाती है। यही कारण है कि पंचायती राज व्यवस्था, जिसे पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, स्वय शासन का एक रूप है। पंचायत का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समस्याओं को हल करना, विकास कार्यों को आगे बढ़ाना और सरकारी योजनाओं के लाभ को आम जनता तक पहुंचाना है। यह व्यवस्था गांव के लोगों को सामूहिक रूप से निर्णय लेने, संसाधनों का प्रबंधन करने और विवादों को सुलझाने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार पंचायत ग्रामीण जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और स्थानीय स्तर पर स्वशासन को मजबूत बनाती है। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों ग्राम, खंड और जिला स्तर पर नीचे से लेकर उच्च स्तर तक कार्य करती है। यह त्रिस्तरीय प्रणाली है। ये संस्थाएं एक साथ मिलकर कृषि, आवास, सड़कों का रखरखाव, जल संसाधनों का प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से लेकर सांस्कृतिक गतिविधियों तक जीवन के सभी पक्षों से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करती हैं। ग्राम पंचायत भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर शासन और प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। इसके सदस्य
ग्राम सभा द्वारा सीधे चुने जाते हैं, जिसमें उस क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिक शामिल होते हैं। ग्राम सभा में महिलाएं और पुरुष मिलकर अपने क्षेत्र से जुड़े मामलों पर चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक प्रमुख या अध्यक्ष होता है, जिसे सरपंच या फिर प्रधान कहा जाता है। हाल के वर्षों में अधिक से अधिक महिलाएं सरपंच बनी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्राम पंचायत की सहायता के लिए एक पंचायत सचिव होता है, जो बैठकों के आयोजन और अभिलेखों के रखरखाव जैसे प्रशासनिक कार्य करता है। अधिकांश ग्राम पंचायतों में एक अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी होता है, जिसे भारत के कई भागों में पटवारी कहा जाता है। पटवारी गांव के भू अभिलेखों का रखरखाव करता है। कई जगह उसके पास पीढ़ियों पुराने मानचित्र भी रखे होते हैं। आइए विचार करें। जैसा कि बच्चों आपने पिछली स्लाइड में देखा, क्या आप सोचते हैं कि पटवारियों के जो पुराने मानचित्र हैं वह हमारे किसी काम आ सकते हैं? क्या यह अतीत और वर्तमान के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? तो इसका उत्तर है पटवारियों के पुराने मानचित्र निश्चित रूप से हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ये मानचित्र अतीत और वर्तमान के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं। इन मानचित्रों में अक्सर जमीन के मालिकाना हक, खेतों की सीमाएं, नदियों और तालाबों के स्थान, सड़कें और अन्य भौगोलिक विवरण शामिल होते हैं। ये मानचित्र भूमि के प्राकृतिक स्वरूप, जल स्रोतों, वनों और कृषि योग्य भूमि में हुए परिवर्तनों को समझने में सहायक होते हैं। इन मानचित्रों से गांवों, शहरों और अन्य बस्तियों के विकास और विस्तार के बारे में भी जानकारी मिलती है, जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। विवादों और संपत्ति के अधिकारों को स्पष्ट करने में ये मानचित्र महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार पुराने मानचित्र न केवल ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत हैं, बल्कि वर्तमान समस्याओं को समझने और उनके समाधान में भी मददगार होते हैं। बाल हितैषी पंचायत। पंचायतों को सभी ग्रामवासियों की बात सुननी होती है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। बाल हितैषी पंचायत की पहल से बच्चों को अपने विचार और राय रखने का अवसर मिलता है। अनेक राज्यों में बाल सभाएं और बाल पंचायतों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। महाराष्ट्र में बाल पंचायतें बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करने पर कार्य करती हैं और अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने, बालिकाओं का विवाह न करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। बहुत सी ग्राम पंचायतों ने बाल हितैषी पहल के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी सिक्किम में सांगखू रादू खांडू गांव पंचायत ने बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों को प्राथमिकता देकर बाल हितैषी ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त किया है। बाल हितैषी पंचायत का एक और उदाहरण राजस्थान से कुछ दशक पूर्व बंकर राय द्वारा आरंभ की गई बेरफुट कॉलेज की शाखा बाल संसद ने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाया है। 8 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे रात्रि स्कूल और संसद जैसे चुनावों के माध्यम से शासन की प्रक्रियाओं, लोकतंत्र और सामाजिक दायित्व के बारे में सीखते हैं। यह संसद मतदाता पहचान पत्र और औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन करती है। निर्वाचित प्रतिनिधि मंडल का गठन करते हैं, जो विद्यालय प्रबंधन और सामुदायिक आवश्यकताओं का भी समर्थन करते हैं। यह पहल बच्चों में नेतृत्व, सामाजिक जागरूकता और परिवर्तन की पैरोकारी को बढ़ावा देती है। बाल संसद ने शिक्षा, स्वच्छता और सामाजिक समानता जैसे मुद्दों को उठाकर 2001 में वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरेरी अवार्ड सहित कई पुरस्कार जीते हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद।
पंचायत समिति और जिला परिषद ग्राम स्तर से ऊपर की संस्थाएं हैं जो खंड स्तर और जिला स्तर पर कार्य करती हैं। पंचायत समिति खंड स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी का काम करती है। इन संस्थाओं के सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं और इसमें गांव के सरपंच और राज्य विधानसभा के स्थानीय सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। पंचायत समिति का मुख्य कार्य ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को एकत्रित करना और उन्हें जिला या राज्य स्तर पर प्रस्तुत करना है। यह विकासात्मक कार्यों और ग्रामीण इलाकों में बारहमासी सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाओं के लिए धनराशि के आवंटन में भी मदद करती है। इन संस्थाओं में वंचित वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने और उनकी समस्याएं सुनने के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। इसके अलावा इन संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान भी है। आइए विचार करें, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सरकार को समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं और समस्याओं पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? तो इसका उत्तर है बच्चों, सरकार को समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं और समस्याओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वंचित वर्गों में शामिल अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक रूप से कमज़ोर समूहों के पास अक्सर आवश्यक संसाधनों और सुविधाओं की कमी होती है, जिसके कारण उन्हें विकास की मुख्य धारा से अलग रहना पड़ता है। इन वर्गों की समस्याओं का समाधान करने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने से सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना होती है। साथ ही यह आर्थिक सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक पहुंच को भी बढ़ावा देता है, जिससे संपूर्ण समाज की गुणवत्ता में सुधार होता है। यह न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि राष्ट्र की समृद्धि और स्थिरता में भी योगदान करता है। इसके बाद आइए पता लगाएं, आप केंद्र स्तर और पंचायत स्तर पर शासन प्रणाली के बीच क्या विभिन्नताएं और क्या समानताएं पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, केंद्र स्तर और पंचायत स्तर पर शासन प्रणाली के बीच मुख्य अंतर उनकी कार्यक्षेत्र और जिम्मेवारियों में है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय नीति, रक्षा, विदेशी संबंधों और वित्तीय मामलों जैसे व्यापक मुद्दों को संभालती है, जबकि पंचायत स्तर पर स्थानीय मुद्दे जैसे जल आपूर्ति, सड़क रखरखाव, शिक्षा और स्वच्छता आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। समानता के दृष्टिकोण से दोनों ही लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं। दोनों स्तरों पर शासन का उद्देश्य नागरिकों की सेवा और सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। इसलिए जबकि उनके क्षेत्र भिन्न हो सकते हैं, उनकी मूलभूत कार्यप्रणाली और उद्देश्यों में एक समानता है। यदि आपको पंचायत के कुछ सदस्यों से मिलने का अवसर मिलता है तो आप उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे? छोटे समूह में चर्चा करें और एक प्रश्नावली भी तैयार करें। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो भिन्न भिन्न हो सकता है, क्योंकि स्थानीय मुद्दों के अनुसार जो प्रश्न है वो भी अलग अलग होंगे। आपकी सहायता के लिए उदाहरण स्वरूप एक उत्तर यहाँ पेश किया जा रहा है। यदि मुझे पंचायत के कुछ सदस्यों से मिलने का अवसर मिलता है तो मैं उनसे स्थानीय विकास कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल प्रबंधन और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा जैसे विषयों पर प्रश्न पूछूंगा। मैं उनकी भूमिका, चुनौतियों और उपलब्धियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहूंगा। छोटे समूह में चर्चा करके हम सवाल तैयार कर सकते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत ने अब तक कौन कौन से विकास कार्य किए हैं, ग्राम पंचायत के कौन कौन से कार्य रुके हुए हैं और उसके पीछे कारण क्या है, क्या पंचायत के सामने कोई और भी प्रमुख चुनौतियां हैं, और महिला सशक्तिकरण के लिए आपकी पंचायत ने क्या कदम उठाए हैं। पंचायत सदस्यों से मुलाकात के बाद हम
उनके उत्तरों पर आधारित एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, जिसमें उनकी बातें और उनके द्वारा दिए गए सुझाव शामिल होंगे। प्यारे बच्चों, शासन पर अर्थशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे लगभग आज से 2300 वर्ष पहले कौटिल्य, जिन्हें बाद में चाणक्य के नाम से भी जाना गया, उन्होंने लिखा था। इस ग्रंथ में अन्य विषयों के साथ साथ राज्य के गठन, संचालन, अर्थव्यवस्था कैसे समृद्ध हो सकती है, शासक के कर्तव्य क्या हैं और युद्ध किस प्रकार किए जाएं, इस बारे में विस्तार से बताया गया है। शासन कला के विशेषज्ञ कौटिल्य ने यह भी समझाया है कि किस प्रकार गांव से लेकर प्रादेशिक राजधानी तक एक पूरा प्रशासनिक ढांचा बनाया जा सकता है। राजा प्रत्येक 10 गांव पर एक संग्रह, प्रत्येक 100 गांव पर एक करवाटिका, प्रत्येक 400 गांव पर एक द्रोणमुख और प्रत्येक 800 गांव पर स्थानीय स्थापित करे। तो चाणक्य द्वारा सुझाई गई व्यवस्था पर आधारित एक प्रश्न है कि आधुनिक भाषा में अर्थशास्त्र में वर्णित 4 प्रवर्गों को आप क्या नाम देंगे? क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि बहुत पहले इस प्रकार की संरचना के बारे में सोचा गया था? तो इसका उत्तर है बच्चों, अर्थशास्त्र में वर्णित 4 प्रवर्गों को आधुनिक भाषा में हम निम्नलिखित नाम दे सकते हैं। संग्रह, जिसे 10 गांव पर बनाया गया था, उसे आधुनिक गांव में ब्लॉक का दर्जा दिया जा सकता है या फिर तहसील का। कार्यवाटिका, जो कि 100 गांव पर थी, उसे जिला मुख्यालय। द्रोणमुख, जो कि 400 गांव पर था, डिवीजन या क्षेत्रीय मुख्यालय। और स्थानीय, जो कि 800 गांव पर रखा गया था, उसका नाम प्रांतीय मुख्यालय रखा जा सकता है। यह आश्चर्यजनक है कि लगभग 2300 वर्ष पहले कौटिल्य ने शासन और प्रशासन के लिए इतनी व्यवस्थित और स्तरीय रचना का विचार प्रस्तुत किया था। यह संरचना आधुनिक प्रशासनिक ढांचे से मिलती जुलती है, जो इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत में शासन और प्रबंधन के क्षेत्र में गहन चिंतन और योजनाबद्धता थी। कौटिल्य का दृष्टिकोण न केवल उस समय के लिए प्रासंगिक था, बल्कि आज भी इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता बनी हुई है। यह प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान की उन्नत सोच को दर्शाता है। पंचायती राज संस्थाओं में विविधता। पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के गठन और कार्यों में विविधता हो सकती है, क्योंकि ये संस्थाएं राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। प्रत्येक राज्य अपने स्थानीय संदर्भ और ज़रूरतों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को लागू करता है। हालांकि इन संस्थाओं का मुख्य लक्ष्य सभी जगह एक समान है, ग्रामवासियों को स्थानीय प्रबंधन और विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी के लिए सशक्त बनाना। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीणों को अपने गांवों और स्थानीय क्षेत्रों के विकास, संसाधनों के प्रबंधन और सामाजिक आर्थिक मुद्दों को हल करने में सीधे तौर पर शामिल होने का अवसर प्रदान करती हैं। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूत करती है और स्थानीय स्तर पर स्वशासन को बढ़ावा देती है। इस प्रकार भले ही संरचना और प्रक्रियाओं में अंतर हो, लेकिन पंचायती राज का उद्देश्य सभी जगह सामुदायिक विकास और सशक्तिकरण को बढ़ाना है। तो इस पाठ से हमने सीखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को एक त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत गठित किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में लोकतंत्र, जनता द्वारा प्रत्यक्ष भागीदारी और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों दोनों द्वारा कार्य करता है। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन का अधिकार देती हैं, ताकि ग्रामीण अपने मामले स्वयं सुलझा सकें और विकासात्मक कार्यों में सहयोग दें। आधारभूत लोकतंत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। इस पाठ पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार हैं। क्या आप पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर बता सकते हैं और तीनों स्तरों पर प्रत्येक के मुख्य कार्य क्या हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करती है। ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद। तो जो पहली ग्राम पंचायत है, यह ग्राम स्तर पर कार्य करती है और इसका मुख्य कार्य गांव के विकास,
सड़कों, जल आपूर्ति, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक कल्याण से संबंधित मुद्दों को हल करना है। यह स्थानीय समस्याओं को सुलझाने और ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पंचायत समिति या ब्लॉक समिति, यह ब्लॉक या तहसील स्तर पर कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य कई ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करना, विकास योजनाओं को लागू करना और संसाधनों का आवंटन करना है। यह कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई जैसे क्षेत्रों में योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है। जिला परिषद जिला स्तर पर कार्य करती है और इसका मुख्य कार्य जिले भर में विकास योजनाओं का समन्वय, निगरानी और मूल्यांकन करना है। यह पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के बीच संसाधनों का वितरण और नीतिगत मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। इन तीनों स्तरों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना, विकास कार्यों को गति देना और ग्रामीणों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना है। अगला प्रश्न, गांव की सड़क के किनारे पड़ी प्लास्टिक थैलियों से संबंधित इस विषय पर अपने गांव के सरपंच को एक पत्र लिखें। तो इस पत्र का प्रारूप इस प्रकार हो सकता है बच्चों, सेवा में सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत, उसके बाद गांव का नाम, विषय गांव की सड़क के किनारे पड़ी प्लास्टिक थैलियों की समस्या के संदर्भ में। मान्यवर, मैं आपका ध्यान गांव की सड़क के किनारे पड़ी प्लास्टिक थैलियों की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं या चाहती हूं। ये थैलियां न केवल गांव की सुंदरता को खराब कर रही हैं बल्कि पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं। इनके कारण जल निकासी अवरुद्ध होती है और पशुओं के लिए भी खतरा उत्पन्न होता है। अतः मेरा निवेदन है कि इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। ग्रामीणों को प्लास्टिक के उपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूक करने की आवश्यकता है। आशा है इस मामले में आप तुरंत ध्यान देंगे। धन्यवाद। भाव दिए जहाँ पर बच्चों आपका नाम और उसके बाद गांव का नाम। प्रश्न, आपके विचार से किस प्रकार का व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य होना चाहिए? तो इसका उत्तर है बच्चों, ग्राम पंचायत का सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ग्राम वासियों की भलाई और विकास के लिए समर्पित हो। वह ईमानदार, निष्पक्ष और मेहनती होना चाहिए और गांव की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने की क्षमता भी रखता हो। उसे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के महत्व का ज्ञान होना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देना आना चाहिए। इसके साथ ही उसे लोगों की बात सुनने और उनके साथ सहयोग करने की योग्यता भी होनी चाहिए ताकि वह ग्राम वासियों की ज़रूरतों और चिंताओं को प्रभावी रूप से समझ सके और उन पर कार्य कर सके। इस तरह का व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य बनकर गांव के समग्र विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसके बाद प्रश्न, मान लीजिए आप एक गांव के स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल राजमार्ग पर है तथा विद्यार्थियों को स्कूल आते जाते समय सड़क पार करने में कठिनाई होती है। इस समस्या के समाधान के क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? इसमें पंचायती राज की कौन सी संस्थाएं मदद कर सकती हैं और विद्यार्थी क्या कर सकते हैं? तो इसका एक संभावित उत्तर बच्चों इस प्रकार हो सकता है कि यदि स्कूल राजमार्ग पर है और विद्यार्थियों को सड़क पार करने में कठिनाई होती है तो समस्या के कई समाधान और विकल्प हो सकते हैं। जैसे पहला, पैदल यात्री पुल, फुट ओवरब्रिज बनाया जा सकता है। जेब्रा क्रॉसिंग का निर्माण हो सकता है। गति अवरोधक या स्पीड ब्रेकर बनाया जा सकता है और सड़क सुरक्षा के संकेतक लगाए जा सकते हैं। पंचायती राज की ग्राम पंचायत और पंचायत समिति जैसी संस्थाएं इस समस्या को हल करने में मदद कर सकती हैं। ग्राम पंचायत इस समस्या को पंचायत समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है ताकि आवश्यक कदम उठाए जा सकें। विद्यार्थी इस मामले में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, जैसे कि स्थानीय अधिकारियों को पत्र लिखना, जागरूकता अभियान चलाना और पंचायत की बैठकों में भाग लेकर अपनी चिंताओं को व्यक्त करना।
इस तरह से सामूहिक प्रयासों से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर हैं बच्चों। भारत में कुल कितने गांव हैं? तो भारत में लगभग 6 लाख के करीब गांव हैं। भारत की जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 1 अरब 50 करोड़ के लगभग है। भारत की जनसंख्या का कितना हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? तो भारत की जनसंख्या का 2/3 हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो इसका उत्तर है पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और प्रशासनिक कार्यों को संचालित करती है। प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति या जिसे ब्लॉक समिति भी कहते हैं, और तीसरा है जिला परिषद। प्रश्न, ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य क्या है? ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य गांव के विकास, जल आपूर्ति, स्वच्छता और प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मुद्दों को हल करना है। इसके बाद प्रश्न, पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है? तो इसका उत्तर है पंचायत समिति ब्लॉक या फिर तहसील स्तर पर कार्य करती है। जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है जिला परिषद का मुख्य कार्य जिले भर में विकास योजनाओं का समन्वय, निगरानी और मूल्यांकन करना है। प्रश्न, ग्राम सभा क्या है? इसका उत्तर है बच्चों ग्राम सभा गांव के मतदाताओं का समूह है जो ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनती है और स्थानीय मुद्दों पर निर्णय देती है। प्रश्न है, सरपंच कौन होता है? तो सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, मुखिया होता है, जिसे ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो इसका उत्तर है पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। प्रश्न, बाल हितैषी पंचायत क्या है? तो इसका उत्तर है बाल हितैषी पंचायत एक पहल है जिसमें बच्चों की भलाई और उनके अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद प्रश्न, बाल संसद क्या है? तो इसका उत्तर है कि बाल संसद भी एक पहल है जिसमें बच्चों को शासन की प्रक्रियाओं, लोकतंत्र और सामाजिक दायित्व के बारे में शिक्षित किया जाता है। इसके बाद प्रश्न, बाल संसद के क्या लाभ हैं? तो बाल संसद बच्चों में नेतृत्व के गुण, सामाजिक जागरूकता और परिवर्तन की पैरोकारी को विकसित करती है। इसके बाद प्रश्न, पंचायत समिति का मुख्य कार्य क्या है? पंचायत समिति का मुख्य कार्य कई ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करना और विकास योजनाओं को लागू करना है। प्रश्न, जिला परिषद किस स्तर पर कार्य करती है? तो जिला परिषद जिला स्तर पर कार्य करती है। इसके बाद प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना और ग्रामीणों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना है। इसके बाद प्रश्न, पंचायत समिति का गठन कैसे होता है? तो पंचायत समिति का गठन स्थानीय लोगों द्वारा चुने गए सदस्यों, गांव के सरपंच और राज्य विधानसभा के स्थानीय सदस्यों से होता है। प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए क्या प्रावधान किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके बाद प्रश्न, बाल संसद को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और कब? तो बाल संसद को वर्ष 2011 में वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में पटवारी की क्या भूमिका है? तो पटवारी है जो वो गांव के भू अभिलेखों का रख रखाव करता है और पुराने मानचित्रों को संरक्षित रखता है। इसके बाद प्रश्न, 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो इसका उत्तर है 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इसके बाद प्रश्न, राजस्थान में बाल संसद पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या था?
तो बाल संसद का उद्देश्य शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से वंचित बच्चों को सशक्त बनाना, उन्हें लोकतंत्र और सामाजिक जिम्मेवारी के बारे में सिखाना और शिक्षा, स्वच्छता और सामाजिक समानता जैसे मुद्दों पर ध्यान देना था। इसके बाद प्रश्न, सरपंच के चुनाव की प्रक्रिया और इस पद के साथ आने वाली जिम्मेवारियों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, सरपंच का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो वयस्क ग्रामीणों का एक समूह होता है और जो मतदाता के रूप में नामांकित होते हैं। सरपंच की जिम्मेवारियों में ग्राम पंचायत का नेतृत्व करना, स्थानीय विकास योजनाओं की देखरेख करना, गांव के मुद्दों को संबोधित करना और उच्च प्रशासनिक स्तरों पर गांव का प्रतिनिधित्व करना शामिल है। तो यह थी वीडियो स्थानीय स्तर पर शासन। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नए वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। एक बार फिर से धन्यवाद। सामाजिक अध्ययन के अगले पाठ की वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट चैप्टर वीडियो पर क्लिक करें और इस विषय के सभी पाठों के लिए ऑल चैप्टर प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।